हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर द OMR शीट में, जिसमें हम जनरल साइंस MCQ सीरीज़ लेकर आए हैं। चैप्टर मोशन, फिजिक्स का चैप्टर। और इससे पहले जो वीडियो था उसमें मोशन इन वन डायमेंशन, आज भी मोशन इन वन डायमेंशन है, लेकिन इसमें हम थोड़ा ग्राफिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे। पहले ग्राफ का थोड़ा थ्योरी, पहले वीडियो में हमने बेसिक कुछ थ्योरी मोशन के बारे में डिस्कस किया था। अब ग्राफ का कुछ थ्योरी डिस्कस करके उसके बाद MCQ को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो अपकमिंग रेल का NTPC वगैरह एग्ज़ाम आने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट का भी, ग्रुप डी का, या फिर SSC CGL या फिर UPSC का जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक काफ़ी महत्व रहता है। इसलिए उसको देखते हुए इस सीरीज़ को हम लेकर आए। तो ग्राफिकल जो मोशन का जो ग्राफ का पोर्शन है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या ग्राफ होता है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें पोजीशन था और था, तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब का जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनका डेफिनेशन, इनका यूनिट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिए पहले वीडियो में। तो जिसका लिंक आपको मिल जाएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपको वहाँ पर आई बटन में क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ ग्राफ होते हैं, जो ग्राफ का नेचर उसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं ग्राफ कैसे होते हैं। पहले हम देखेंगे, ये देखिए जो एक्स, यहाँ पर टाइम एक्स एक्सिस में, इसको हम एक्स एक्सिस अगर बोले तो इसमें टाइम को प्लॉट किया जाता है, और वाई एक्सिस में प्लॉट किया जाता है। यहाँ पर इसमें इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, कुछ भी। तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं पोजीशन को। पहले अगर पोजीशन को चूज़ करें तो पहले जो आएगा वो देखिए, अगर स्पीड 0 है तो पोजीशन का कोई चेंज नहीं होता। तो स्पीड 0 होने से वो जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ के लिए हम लिख देंगे v = 0। ठीक है, v = 0। अब पोजीशन नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव के लिए हम इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करके उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी v 0 होता है, क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए पोजीशन चेंज हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए पॉजिटिव वेलोसिटी है। मतलब ये अगर एक लाइन है वन डायमेंशनल, और इसको हम अगर ओरिजिन मान ले, तो पॉजिटिव मतलब इस तरफ राइट साइड में अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव वेलोसिटी मानेंगे, अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो उसको नेगेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, मतलब कोई भी वेलोसिटी है नहीं। इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन हो गया, ये वाला लाइन ओरिजिन है। अब कोई पार्टिकल अगर पोजीशन चेंज कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसके लिए हम कहेंगे क्या, उसका स्पीड वाला जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम एक स्ट्रेट लाइन, जो हम देख सकते हैं कि उसका पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। इसको हम बोलेंगे v = कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया, क्योंकि पोजीशन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब v कांस्टेंट, ये v पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो ग्राफ है इसको हम अगर 1 नंबर दें तो 1 के लिए हम बोलेंगे पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है राइट साइड में। ये फर्स्ट ग्राफ के लिए। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, उसको, इस लाइन को हम नीचे की तरफ देंगे, इस तरफ ऐसे। मतलब कोई पार्टिकल यहाँ पर था पहले, इसके बाद ये धीरे धीरे लेफ्ट साइड में जा रहा है इस तरफ, ये वाला 2। तो देखिए पोजीशन पहले पॉजिटिव था, उसके बाद उसका पोजीशन 0 होके फिर नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव था, उसके बाद ये 0 हुआ, फिर नेगेटिव, और ये स्पीड कांस्टेंट है। ये भी हम लिखेंगे v = कांस्टेंट। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये अगर 2 का ग्राफ है तो 1 में क्या है, v पॉजिटिव है, मतलब स्पीड पॉजिटिव है, और 2 में क्या है, v नेगेटिव है। ये v नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब उसी पोजीशन टाइम ग्राफ में हम अगर एक्सेलरेशन को देखें तो देखिए, अगर स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका टाइम, और ये पोजीशन मान लीजिए x, तो अगर स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट रेट से अगर स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जो ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला। ये हो गया पैराबोला, ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक। और
किसके लिए? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो ये वाला ग्राफ बनता है। तो ये वाला ग्राफ बन के आया यहाँ पर कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रहा है इसका, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? स्पीड v इंक्रीज हो रहा है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा हो, मतलब कोई ब्रेक दे रहा हो, तो उसके लिए जो ग्राफ होगा वो पहले स्पीड ज़्यादा था, ज़्यादा से धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद ये इसका पोजीशन फिक्स हो गया, ये देखिए, और स्पीड हो गया 0। तो इसके लिए हम अगर जो बोलेंगे वो हो गया v डिक्रीजिंग। मतलब ये अगर 1 का ग्राफ है और ये अगर 2 का, तो 2 के लिए हम ये 1 के लिए लिखते हैं कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और 2 के लिए होगा क्या? ये भी पैराबोला है लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब स्पीड कम हो रहा है, पैराबोलिक फॉर कांस्टेंट और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर इसको हम रिटार्डेशन भी बोलेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन हो तो पैराबोलिक ग्राफ होता है इसका। अब देख लेंगे यही सब जो है यहाँ पर देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये देखिए वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम इसको नीचे ले लिए, ये टाइम और ये हो गया वेलोसिटी v। अगर v 0 है, यहाँ पर देखिए ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ v0 मतलब ये वाला लाइन, क्योंकि यहाँ पर v 0 है हमेशा। अगर v कांस्टेंट है मतलब ये 1 या फिर 2, लेकिन देखिए 1 में v पॉजिटिव है और 2 में v नेगेटिव है, नेगेटिव कांस्टेंट। तो 1 के लिए हम ये वाला कांस्टेंट ग्राफ, ये 1 के लिए, और 2 के लिए ये वाला नेगेटिव, ये 2 के लिए। यहाँ पर v पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर v नेगेटिव हो गया। अब एक्सेलरेशन देखेंगे v और t ग्राफ में। देखिए v और t ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन देखते हैं हम। एक्सेलरेशन के लिए देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में ये xt था, ये vt में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो ये पहला वाला क्या है, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्पीड अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम 0 से लेकर ये स्पीड इंक्रीज़ के लिए 1 वाला ग्राफ, और अगर स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है तो ये वाला इसके लिए स्पीड डिक्रीज़ होकर 0 हो गया, ये 2 वाला। कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अगर स्लोप देखते हैं तो स्लोप मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब मान लीजिए ये x वर्सेस t का ग्राफ है, तो x वर्सेस t में स्लोप क्या होगा? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। स्लोप मतलब यही होता है। इसके लिए x बाई t हम कर सकते हैं, डेल्टा x मतलब x का चेंज, मतलब पोजीशन का चेंज, और टाइम कितना लगा, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे इसको। तो मतलब xt ग्राफ का जो स्लोप होता है इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे ही अगर v वर्सेस t मतलब वेलोसिटी टाइम मतलब ये वाला ग्राफ होगा इसका, तो इसके लिए स्लोप क्या होता है? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। इसको हम कहेंगे क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक्सेलरेशन। इसको हम एक्सेलरेशन a से डिनोट करेंगे। और अगर एरिया पूछे तो मान लीजिए एरिया पूछ रहा है यहाँ पर, तो एरिया किसका एरिया? देखिए xt ग्राफ का एरिया का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, तो हम vt ग्राफ का एरिया देखेंगे। vt ग्राफ का एरिया जो होता है वो v इंटू टी, मतलब v मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टर्म आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए वेलोसिटी से टाइम का मल्टीप्लाई कीजिए, x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन पोजीशन है, या फिर चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। अब ये वाला क्या हो गया? ये a वर्सेस t मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें क्या होगा? उसमें भी होगा a इंटू टाइम, मतलब एरिया अगर निकाले तो a इंटू, स्लोप निकाले तो डिवाइड करेंगे, और अगर एरिया निकाले तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो a एक्सेलरेशन से टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर ये देखिए एक्सेलरेशन से टाइम को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? v2 माइनस v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी आता है इसमें, ठीक है। बस यही था ग्राफ का कुछ थ्योरी। बस अब हम फिर से एमसीक्यू में आते हैं, और एक वर्टिकल मोशन का भी कुछ एमसीक्यू होगा, उसको हम नेक्स्ट थ्योरी में बोल देंगे। ये देखिए हम पिछले जो वीडियो में 15 नंबर के बाद 16 जो हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उसका कंप्लीट नहीं हुआ था टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो हम 16 से आज रिज्यूम करते। देखिए द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी हमने बोला स्लोप मतलब हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस से टाइम अगर डिवाइड करें तो डिस्टेंस बाय अगर टाइम लिखे तो क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम डिवाइड करने से स्पीड होता है यहाँ पर, तो हम स्पीड देंगे इसको। स्पीड हो गया इसका आंसर, सी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो a है वो कांस्टेंट है,
और अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब u इक्वल्स टू 0, द डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पिछले क्लास के थ्योरी में बोल दिया था। यहाँ पर हम अगर u को 0 बिठा दें, यहाँ पर 0 पुट कर दें, u को 0 पुट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ यहाँ पर, इसके लिए u 0 करके क्या आएगा, हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब देखिए हाफ तो कांस्टेंट है और a जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t स्क्वायर के, तो डिस्टेंस जो है वो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम जानते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टर्म आ जाएगा, बी ऑप्शन। और डिस्टेंस अगर दे दें यहाँ पर तो क्या आता है, स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से जो आता है वो स्पीड होता है। और पावर कैसे आता है, पावर को हम एनर्जी से टाइम को डिवाइड करेंगे तो पावर आता है, और वेलोसिटी का चेंज अगर v2 माइनस v1 इसको हम टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आता है, और पावर आता है एनर्जी को टाइम से डिवाइड करने से। क्वेश्चन नंबर 19, ए बॉय इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ऑन मेरी गो राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द गिवन सिनेरियो। देखिए ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है, 19 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम लिखे, जो यूनिफॉर्म स्पीड में मेरी गो राउंड मतलब सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी नहीं दिया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे द बॉय इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट भी नहीं है, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोलेंगे इसको, देखिए ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, सेंट्रीपिटल बोलने का कारण यही है कि ये हमेशा सेंटर की तरफ है, बॉय जहाँ पर भी है वहाँ से लेकर सेंटर की तरफ एरो दे देंगे तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखिए एरो जितनी बार हम एरो दे रहे हैं, ये जो 4 एरो हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये देखिए चारों एरो का डायरेक्शन 4 डिफरेंट डायरेक्शन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो ये इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म वाला केस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है यहाँ पर नीचे, तो फ्रीली फॉलिंग के लिए क्या होता है, फ्रीली फॉलिंग तब होता है जब कोई एयर रेजिस्टेंस या फिर दूसरा कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होता है, वो है ग्रेविटी का। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसको बोलते हैं जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ होता है, ग्राउंड की तरफ या फिर अर्थ के सेंटर की तरफ। इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ ज़रूर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही है। इट हैज़ जीरो वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम डेफिनेट नहीं बोल सकते। इट हैज़ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो ये इसमें नॉन ज़ीरो, हाँ कांस्टेंट नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन है, ये भी ठीक है। इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म केस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो जी का वैल्यू है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, हम लोग जो भी हाइट से इसको देखते हैं। तो हाँ यहाँ पर अब अगर हम ये देखें कि इट मूव्स विद, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से यहाँ पर ये ठीक हो गया और ये भी ठीक हो रहा है, ये मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उसी को कहते हैं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट मतलब वो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, या फिर कोई भी एक एंटिटी अगर चेंज हो जाए तो उसको हम वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं आंसर, ये इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये भी हो सकता है, और इट हैज़ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन ये भी हो सकता है, इसलिए इसका दो भी आंसर हो सकता है। तो शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम था क्वेश्चन में, 2 आंसर हो गए इसके, तो कोई भी अगर ऑप्शन हो जाए एग्जाम में तो उसको हम टिक कर देंगे। 21. If the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with. ये देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर ऑफ टाइम के मतलब s जो है वो टाइम स्क्वायर से प्रोपोर्शनल हो, तो इसके लिए हम बोलते हैं, देखिए अभी हमने फॉर्मूला बोला कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें a कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर u 0 है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो 0 स्पीड से स्टार्ट हो रहा है, तो s इक्वल टू हाफ
ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट देखिए टी स्क्वायर से तभी प्रोपोर्शनल होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस यहाँ पर आएगा, जो है बी ऑप्शन। 22 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा नहीं हो सकता है, नॉट लाइकली। मोस्ट लाइकली मतलब ये प्रोबेबल है, जो क्या कि प्रोबेबली वो नहीं हो सकता। देखिए मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, तो ये हो भी सकता। अब देखिए इसको, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ ए टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ आवर हैंड क्लॉक। तो देखिए ये तो एकदम से ठीक है, मोशन ऑफ आवर हैंड क्लॉक, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट स्पीड में घूमता है, जो घड़ी का जो कांटा होता है वो तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। मोशन ऑफ टॉय ट्रेन को भी हम सर्कुलर ट्रैक में अगर घुमाएं तो वो केस हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म का, या भी नहीं भी हो सकता है। हमको एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो ये हो सकता है। मोशन ऑफ ए रेसिंग कार, अगर कार रेसिंग जो कार है वो अगर स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करे तो उसका भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। लेकिन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये जो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है ये है एलिप्टिकल। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसमें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन को हम एलिप्टिकल, या फिर सन के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी प्लैनेट का जो ट्रैजेक्टरी है उसको हम एलिप्टिकल मानते हैं, सर्कुलर नहीं होता वो। तो इसलिए हम सर्कुलर तो इसको नहीं बोल सकते, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, यही हो गया। सर्कुलर मोशन नहीं है, यहाँ पर लिखा है नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसको हम टिक करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन को, क्योंकि ये एलिप्टिकल में है जिसके एक फोकस में सन है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। हेयर ऑप्शन सी इज लाइकली बट मोस्ट लाइकली। यहाँ पर सी इज़ लाइकली है, यहाँ पर सी भी हो सकता था अगर कार रेसिंग में अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए कि कार का स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो ये हो सकता है। लेकिन हमको अगर इन दोनों में से डेफिनेट चूज़ करना है तो इसी को हम आंसर करेंगे ए को, ठीक है, क्योंकि ये एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है। 23 में क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। देखिए यहाँ पर ये फिर से रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो इसमें हम स्ट्रेट ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे। 24 में क्या है, ए मैन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज हाउस बैक, देन द डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए ये बोला है, ये जो होम है ये घर से निकल कर ऑफिस की तरफ जाता है, ऑफिस जाता है, ये ऑफिस है, इसका डिस्टेंस दिया है ऑफिस का 20 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। अब फिर से ऑफिस से वो 10 किलोमीटर घर की तरफ आता है, 10 किलोमीटर घर की तरफ मतलब ये वाला जो हाफ डिस्टेंस हो गया, ये 10 किलोमीटर बैकवर्ड, 10 किलोमीटर। तो पूरा जो जर्नी है होम से लेकर, घर से लेकर ऑफिस तक, उसके बाद ऑफिस के लेकर ये 10 किलोमीटर बैक तक, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूरा लाइन अगर 20 किलोमीटर का है, इसमें से हम ऑफिस से ये जिस डेस्टिनेशन को जी मान ले, तो ऑफिस से डी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर हम माइनस करेंगे तो ये 10 किलोमीटर ये रह जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। 25, ए बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए इसको, तो 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रह सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन में है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा और स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ये तभी होगा जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, अगर सामने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन हो जाए, मतलब टू एंड फ्रो, तो इसको वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। एक केस ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसका वेलोसिटी टेंजेंशियल है, मतलब ये जो लाइन इस तरफ इसका वेलोसिटी है इस मोमेंट पे, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम बोलेंगे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो घूम रहा है, इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए, ए बॉडी हुज स्पीड इज़ कांस्टेंट मस्ट बी एक्सेलरेटेड, उसको एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए अगर इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और इसका वेलोसिटी भी अगर सेम है तो इसका एक्सेलरेशन तो नहीं है। तो मस्ट भी, अगर ये मस्ट है तो मस्ट से हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन दोनों केसेस में से ये वाला इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल है। मतलब दोनों केस में अगर देखें तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो ये देखिए कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन कभी नहीं है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन हो सकता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ है उसको हम मान के चलते हैं। तो ये कैन नॉट बी नहीं, ये भी गलत हो गया। हैज़ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। ये वाला केस में स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, माइट बी एक्सेलरेटेड। इन दोनों केसेस को हम अगर गौर से देखें तो इसमें एक में एक्सेलरेशन है लेकिन ऊपर वाले में एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे ये माइट बी एक्सेलरेटेड का केस होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, अ बॉय थ्रोज अ बॉल अप एंड कैचेज इट व्हेन द बॉल फॉल्स बैक। अब इन विच पार्ट ऑफ द मोशन द बॉल इज एक्सेलरेटिंग। इसमें एक बोला है कि एक बॉय ने एक बॉल को ऊपर से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। अब जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो उसने कैच कर लिया। अब किस पार्ट में, मतलब अपवर्ड मोशन, यहाँ पर स्पीड 0 और डाउनवर्ड मोशन, किस पार्ट में इसका एक्सेलरेशन है। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज होना, लेकिन एक्सेलरेशन का हम यहाँ पर मान के चलेंगे ये पॉजिटिव देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक अलग नाम है, वो है रिटार्डेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन मतलब जिसमें इसका स्पीड, भले ही इसका स्पीड चेंज हो रहा हो, लेकिन हम देखेंगे स्पीड इंक्रीज़ किस में हो रहा है। देखिए ऊपर की तरफ जाने के टाइम इसका स्पीड तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बॉल को उसने एक स्पीड से फेंक दिया ऊपर की तरफ और उसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ होकर 0 हो गया। तो इसमें तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगर डाउनवर्ड देखें मोशन तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन इट इज़ एक्सेलरेटिंग, क्योंकि इसका स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ स्पीड u से फेंक दिया जा रहा है, थ्रो कर किया जा रहा है यहाँ से u स्पीड से। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट कैन राइज, सबसे ऊपर क्या होगा, मान लीजिए ये वाला जो हाइट है वो h है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, इसको हम ओरिजिन देख लेते हैं जहाँ से इसको थ्रो किया गया है। तो h मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया और स्पीड क्या है u। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें क्या है, v तो 0 हो गया, फाइनल स्पीड 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2। a का मतलब, a मतलब एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ, माइनस g है, इसलिए हम माइनस g लिखेंगे। और यहाँ पर s मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमैक्सिमम हाइट में, h डिस्प्लेसमेंट, h का जो वैल्यू है वही है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g हो गया इसका आंसर। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये यू स्क्वायर बाई 2g इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 28 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर नॉट पॉसिबल। इसमें कौन सा सिचुएशन कभी संभव नहीं हो सकता। ए बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। देखिए एक ऑब्जेक्ट जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मूव हो रहा है, मूव बोल दिया यहाँ पर, मूव हो रहा है लेकिन वेलोसिटी 0, ये कभी नहीं हो सकता। ये एक ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही टिक हो रहा है। अच्छा ये वाला देखते हैं, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो ये वाला भी हम देख लेंगे। ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेलोसिटी चेंज होना। तो एक्सेलरेशन का अगर मतलब ही वेलोसिटी चेंज होना है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रह सकता, इसके लिए हम ये भी गलत हो गया। अगर दो गलत है तो ये भी ऑल ऑफ दीज ही हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं गौर करके। ए बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ एन एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए एक ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलें, तो इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ वर्टिकली है तो ये बॉडी कभी हॉरिजॉन्टल मूव कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल कभी नहीं हो, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। उसके बाद 29 वाला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ। एक ऑब्जेक्ट जो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो जो शब्द है ना, ये वर्ड, इसको इंडिकेटिव वर्ड कहते हैं, इसको हमें गौर करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या लिखा है, मे मतलब कांस्टेंट रह सकता है, होगा ही ये नहीं बोला है कि होना ही चाहिए, ये नहीं बोला, लेकिन हो सकता है ये बोला। तो कर्व्ड पाथ में, अगर ये कर्व्ड पाथ, मान लीजिए कर्व्ड पाथ को सर्कल मान लेते, सबसे ईजी है सर्कल मान के चलना इसको। तो कर्व्ड पाथ में इसका क्या स्पीड, ये इसमें क्या क्या कांस्टेंट रह सकता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट रह सकता है क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है क्या, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है क्या। स्पीड हो सकता है कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं होता है, एक्सेलरेशन भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा और एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन में जो है वो है डायरेक्शन
और एक है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर की तरफ होता है हमेशा, लेकिन सेंटर की तरफ मतलब एरो का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। पार्टिकल जब यहाँ पर है तो सेंटर की तरफ ये वाला एरो, पार्टिकल जब यहाँ पर है सेंटर की तरफ ये वाला एरो, पार्टिकल जब यहाँ पर है सेंटर की तरफ ये वाला एरो, पार्टिकल जब यहाँ पर है सेंटर की तरफ ये वाला एरो। तो देखिए 4 डायरेक्शन ने हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और भी डायरेक्शन काफ़ी बना सकते हैं। तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर यूनिफॉर्म है, यहाँ पर क्या लिखा है, कर्व्ड पाथ में, मान लीजिए ये कर्व्ड पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर हो सकता है, स्पीड हो सकता है, मतलब यहाँ पर मे दिया हुआ है, मतलब हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। जिसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्पीड अगर v है तो v² डिवाइडेड बाई रेडियस। अगर ये रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का तो रेडियस v² बाई r, जिसमें हम r को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ मतलब जिस कर्व में वो घूम रहा है उस कर्व का, हर एक कर्व का किसी पॉइंट में सेंटर एक रेडियस होता है। मतलब इसका अगर हम सर्कुलर का ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सर्कुलर का आर्क मान के चलें तो इस आर्क का एक सेंटर भी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को बोलेंगे हम। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल AC का फॉर्मूला हो गया v² बाई r। तो ये डायरेक्शन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है? डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, और मैग्नीट्यूड किसका? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। इसलिए सी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, बोथ ए एंड सी आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज। अब देखिए ये एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया गया है, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? अगर अपवर्ड थ्रो कर दें तो वेलोसिटी अगर उस तरफ हम पॉजिटिव माने इसको तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी की वजह से, यहाँ पर इस केस में ग्रेविटी की वजह से ही एक्सेलरेशन होगा। और ग्रेविटी मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। अर्थ का सेंटर हमेशा नीचे होता है, तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, a = -g। अगर g का वैल्यू क्या होता है, हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ के सरफेस में ये लेकर चलते हैं, तो इसका हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है। हियर माइनस साइन इंडिकेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन अंडर विच द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, मतलब जो एक्सेलरेशन उस बॉडी के ऊपर है अभी, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और बॉडी जहाँ कहाँ रहा है ऊपर की तरफ। ये देखिए अपवर्ड बोला है तो इसको हम डायरेक्शन प्लस ने तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन में क्या है? ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। देखिए अभी बोला कि अगर यहाँ से अगर एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए, थ्रो कर दिया जाए u स्पीड से, तो ये मैक्सिमम कितना हाइट चढ़ सकता है? ये h = u² बाई 2g। अगर इस हाइट को चढ़ने में टाइम लगे टाइम t लगे तो t का वैल्यू क्या होगा? ये होगा u बाई जी। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? v = u + at के फॉर्मूला से। v में 0, हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड कितना होता है? 0 होता है, और किस स्पीड से उसको थ्रो किया गया है? ऊपर की तरफ u से, प्लस a का वैल्यू तो नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अर्थ की तरफ, -g लिखेंगे हम, और t, तो t का हो गया u बाई जी। तो ये इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए प्रूफ करने का टाइम हमें एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो इसका हो गया u बाई जी। अगर हम इसमें ये 2u बाई जी क्या है? 2u बाई जी है। अगर बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करें, ये ऐसे गया, जाने के लिए टाइम लगा u बाई जी, और फिर रिटर्न करने के लिए भी टाइम लगेगा u बाई जी। इसका मतलब ये जो है वो पूरा टाइम, टोटल टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, ये 2u बाई जी है ये। तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ए पार्टिकल इज मूविंग विथ, ये होगा विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड v स्पीड से, और सर्कल का रेडियस क्या है? r। मतलब एक सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है r और इसका जो स्पीड है वो v है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? इसका एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और सेंटर की तरफ जो होगा वो v² बाई r होगा। v² बाई r मतलब a। इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। उसके बाद 33 वाला क्वेश्चन, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एट ए पॉइंट फ्रॉम ए मूविंग एयरप्लेन। एक एयरप्लेन है, एक एयरप्लेन मान लीजिए,
ये इस तरफ जा रहा है स्पीड v। अगर यहाँ से एक बॉम्ब को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो ये कैसे, देखिए द पायलट ऑब्जर्व, पायलट क्या देखेगा, यहाँ पर जो पायलट है वो देखेगा कि ये जो बॉम्ब यहाँ पर गिर रहा है, मतलब ये ऐसे, मतलब मान लीजिए पायलट के ठीक नीचे से बॉम्ब गिर रहा है, तो एरोप्लेन का जो स्पीड है v सामने की तरफ, वो बॉम्ब का भी स्पीड होगा सामने की तरफ, और नीचे क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की वजह से नीचे आएगा, और बॉम्ब पायलट का जो स्पीड है, मतलब एरोप्लेन का जो स्पीड है वो भी बॉम्ब का ही हॉरिजॉन्टल स्पीड है, मतलब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में स्पीड v हो गया बॉम्ब का, तो ये जो नीचे आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा, मतलब अगर हम बाहर से देखें तो ऐसे आएगा, लेकिन पायलट अगर देखें तो क्या होगा, हमेशा पायलट के नीचे बॉम्ब रहेगा, तो क्या होगा, द बॉम्ब ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, और ग्राउंड में जो है, मान लीजिए यहाँ पर खेत में कोई आदमी बैठा हुआ पे, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि द बॉम्ब ट्रैवर्सेस ए कर्व्ड पाथ, ये वाला फॉर एन ऑब्जर्वर, ये कौन सा वाला ऑब्जर्वर है, जो ग्राउंड में है, जो पायलट नहीं है, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, वो ये वाला देखेगा। हाँ, ये वाला केस हो सकता है, ये वाला केस होता है अगर एयर रेजिस्टेंस को हम मान के चले, एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर के रेजिस्टेंस की वजह से वो जो बॉम्ब है वो थोड़ा पीछे हट जाएगा, एयरप्लेन सामने की तरफ जा रहा है, तो एयरप्लेन का जो इंजन है वो एयरप्लेन को एक पार्टिकुलर फोर्स से उसको सामने की तरफ लेकर जा रहा है स्पीड मेंटेन करके, लेकिन जब अगर बॉम्ब जब ऊपर से नीचे आएगा तो एयर का जो रेजिस्टेंस है उसके लिए वो थोड़ा स्पीड उसका कम हो जाएगा, एयरप्लेन आगे आ जाएगा और इस बॉम्ब जो है वो पीछे रह जाएगा, इसलिए द बॉम्ब ट्रैवर्सेस ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स सम डिस्टेंस बिहाइंड दैट। अगर इसको, ये कौन सा आंसर होगा, जब एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं करेंगे तब, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, एयर रेजिस्टेंस को हम अगर मान के चलें तब ये आंसर होता है, लेकिन हम जनरली इस आंसर का सी देखेंगे आंसर। 34 क्वेश्चन क्या है, ए स्फेरिकल बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है, मान लीजिए ये ऐसे देखिए, ये एक सर्कल है, बॉडी पहले यहाँ पर था P पॉइंट पे, उसके बाद ये गया Q पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इसमें एक एंगल हुआ थीटा, टाइम लगा T, तो इस एंगल को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो जो होता है वो उसको हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा, तो ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या है ऑप्शन, बॉडी हैज़ नो एक्सेलरेशन, देखिए नो तो नहीं है क्योंकि सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन हमेशा रहता है। बी, द बॉडी हैज़ ए रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ ज़रूर है ये एक्सेलरेशन, जहाँ भी बॉडी है वहाँ से लेकर सेंटर तक एक एक्सेलरेशन है, तो उसका वैल्यू अगर क्या है देखते हैं, तो वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, या फिर हम स्पीड से लेकर बोले तो स्पीड में वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर, स्पीड स्क्वायर बाय आर, या फिर ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बोले तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। जब स्पीड दिया होगा तो हम वी स्क्वायर बाय आर लिखेंगे, जब एंगुलर स्पीड दिया होगा तब हम ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे। तो बॉडी हैज़ ए रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल का मतलब अलोंग द रेडियस, रेडियल का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, रेडियस बराबर, जो रेडियस है उसका अलोंग द उसके बराबर, इसका मतलब है अलोंग द रेडियस, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, यही वाला आंसर करेक्ट हो गया। ये वाला नहीं है क्योंकि वैल्यू गलत है इसमें, और टेंजेंशियल नहीं होता, टेंजेंस का मतलब क्या है, ये देखिए पार्टिकल अगर इस तरफ है तो टेंजेंशियल मतलब ये वाला, पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो टेंजेंशियल मतलब ये वाला, पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो टेंजेंशियल मतलब ये वाला टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल क्या होता है, टेंजेंशियल जो होता है वो स्पीड होता है, टेंजेंशियल जो होता है वो वेलोसिटी होता है या फिर स्पीड का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म में वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो ये वाला ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद वाले देखते हैं। 35, A and B are two fixed points in a field. A cyclist C moves such that ACB is always a right angle. अच्छा, एक फील्ड ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला एक फील्ड है, A और B दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, A एक और B यहाँ पर। ए साइक्लिस्ट C हमेशा ऐसा चल रहा है कि ACB इज़ ऑलवेज ए राइट एंगल। मान लीजिए साइक्लिस्ट यहाँ पर है तो ये वाला C हो गया, तो ये वाला जो एंगल ये राइट एंगल, अगर साइक्लिस्ट थोड़ा मूव करके इस तरफ आ जाए तो ये यहाँ पर अगर C हो गया तो ये वाला ये ACB ये फिर से एक राइट एंगल। तो ये कब होता है, अगर ये AB एक डायमीटर हो जाए किसका, एक सेमी सर्कल का,
तो अगर ऐसा केस हो तो हमेशा सी, अगर इस सी को हम अगर इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी रख दें, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी रख दें या फिर ऐसे इसको कंप्लीट कर देते सर्कल को, तो ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर सी पॉइंट को कहीं पर भी बिठा दें तो ए सी भी हमेशा एक राइट एंगल होगा। क्योंकि ये सर्कल में, अगर किसी का जो क्लास 9 या 10 लेवल का मैथ्स है उसमें ये एक थ्योरम होता है कि सर्कल, अगर ये डायमीटर है ए बी और डायमीटर का जो दो एंड पॉइंट है ए बी और सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट है, तो वो दो पॉइंट और सी को मिलाकर जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल या 90 डिग्री बनता है। तो द पाथ फॉलोड बाय द साइक्लिस्ट इज ए सर्कल, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। सी में क्या दिया, 36 में क्या दिया, 36 में इफ़ अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए एयरक्राफ्ट मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड देन व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोड्स द ग्राउंड। एक एयरक्राफ्ट इस तरफ जा रहा है, इसने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, तो बॉम्ब ऐसे गया, ऐसे जाकर ऐसे यहाँ पर ग्राउंड में ये एक्सप्लोड हो गया, ये फट गया, तो एयरप्लेन कहाँ पर जाएगा। देखिए ये बॉम्ब जो गया है इस तरफ, इसका स्पीड क्या है v, और एयरप्लेन का भी स्पीड v है, तो मतलब एयरप्लेन जब यहाँ पर आएगा तो बॉम्ब ठीक नीचे, उसके नीचे यहाँ पर आएगा। तो क्या होगा एग्जैक्टली व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोड्स एट द ग्राउंड, तो व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का पोजीशन क्या होगा, बॉम्ब से ठीक ऊपर, मतलब एग्जैक्टली अबव द ग्राउंड, ये वाला। 37 A bullet is fired perpendicularly. It takes time q1 to reach at the maximum point. From there it takes time q2 to reach at the ground. एक बुलेट को यहाँ से फायर कर दिया है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट में जब इसका स्पीड 0 हो जाता है, तो यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट बी तक जाने में इसका टाइम लगा t1। अब बोल रहा है फ्रॉम देयर, बी से अब अगर इसको ग्राउंड में आना है तो इसमें फिर से इसको ए पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फायर किया है, एकदम परपेंडिकुलर मतलब ग्राउंड से सीधा ऊपर की तरफ। तो अगर ये t2 टाइम लगे तो हमें मालूम है कि ये t1 और t2 जो टाइम है, टाइम 1 और टाइम 2, ये हमेशा इक्वल होता है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो इसको हम यही बोलेंगे t1 इक्वल्स टू t2। और बुलेट इतना छोटा है कि हम उसको उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ही मानकर चलेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 38 एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन बैकवर्ड्स। एक ट्रेन अगर सडनली सामने की तरफ चलना शुरू कर दे तो जो पैसेंजर है उसका हेड पीछे की तरफ झुक जाता है, लीन हो जाता है। क्यों, इसका कारण है, देखिए ट्रेन क्या है, स्टार्ट्स मूविंग, मतलब ट्रेन को मूव करने से पहले उसका स्पीड क्या था, 0 था। पैसेंजर का भी स्पीड 0 था। पैसेंजर अगर 0 स्पीड में था तो वो रेस्ट में था, और रेस्ट की वजह से जो इनर्शिया होता है उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। पहले क्या था, पहले रेस्ट में था, उसके बाद मूव हुआ, उसको हम नहीं देखेंगे पहले कौन से स्टेट में था, क्योंकि इनर्शिया क्या दिखाता है कि इनर्शिया दिखाता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना वो पहले वाला जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है उसको कितना अच्छे से होल्ड कर सकता है। 39 में क्या है, इफ़ पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट, विच वन विल रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है एक वुड, एक लड़की का टुकड़ा, लकड़े का टुकड़ा, एक वैक्स मतलब वो जो मोम होता है, और आयरन मतलब लोहा, अगर इसको सेम हाइट से नीचे की तरफ फेंक दे, या फिर ड्रॉप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फॉलिंग मतलब गिर रहा है, मतलब ड्रॉप करा किसी ने, तो विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। अब देखिए न्यूटन का एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम बोलते हैं गिनी एंड फेदर एक्सपेरिमेंट। तो गिनी एंड फेदर, ठीक से इसको समझिएगा, गिनी एंड फेदर एक्सपेरिमेंट डन बाय न्यूटन, फेदर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था देखिए, एक ट्यूब था लंबा सा, बहुत लंबा सा ट्यूब। इस ट्यूब में न्यूटन ने क्या किया, यहाँ पर एक पंप से हवा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इसमें, और इसमें हवा मतलब एयर को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा सेटअप उसमें था। तो न्यूटन ने पहले क्या किया, एयर को एक्सट्रैक्ट ना करके, मतलब यहाँ पर बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी प्रेशर को अंदर मेंटेन करके न्यूटन ने यहाँ पर एक फेदर रखा, और यहाँ पर एक कॉइन रखा, गिनी जिसको बोलते हैं, उसको फिर उसको उल्टा कर दिया ऐसे। तो क्या देखा उन्होंने देखा कि जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, मतलब अंदर एयर है, तो वो एयर क्या कर रहा है, इस जो फेदर है, फेदर को वो रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि फेदर बहुत हल्का है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए एयर का जो रेजिस्टेंस है वो इस फेदर में ज़्यादा अप्लाई होता है, इसलिए ये जो
फेदर है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, और वो जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कॉइन के ऊपर तो अप्लाई होगा, लेकिन कॉइन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम लगेगा, इसलिए क्या होता है वो कॉइन ज़्यादा जल्दी नीचे आता है। वो कॉइन नीचे पहले आता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फेदर नीचे आता है। लेकिन अगर वैक्यूम से अगर पूरे जो एयर है अंदर का उसका इवैक्यूएट कर दें, अंदर प्रेशर ज़ीरो कर दें या नियरली वैक्यूम क्रिएट कर दें उसमें, तो देखा जाता है कि वो जब इस ट्यूब को उल्टा कर देंगे तो वो गिनी मतलब वो कॉइन और जो ये फेदर है वो एक साथ नीचे आता है। तो इसमें क्या है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, एयर रेजिस्टेंस नहीं है इसको मान के चले एयर रेजिस्टेंस, तो हम देखेंगे सब जो तीनों है वुड, वैक्स और आयरन, वो तीनों ऑल रीच एट द सेम टाइम, ये वाला आंसर होगा नेग्लेक्ट करके, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ना करें, टेकिंग इन कंसिडरेशन द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करें तो सबसे सॉलिड जो जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा पहले, मतलब आयरन। तो इसका दो आंसर हो सकता है। हम इसको जनरली ऑल रीच एट द सेम टाइम ये मानकर चलते हैं, इसमें ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर ये एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करें तो जो आयरन है वो पहले नीचे आएगा, लास्ट में आएगा वैक्स, क्योंकि वैक्स का डेंसिटी हम वुड से कम है, मतलब लकड़ी से वैक्स का मोमबत्ती का मोम का जो डेंसिटी है वो कम मान के चलेंगे, इसलिए वैक्स लास्ट में। ठीक है, तो नेग्लेक्ट करने से ऑल सेम, और अगर टेकिंग इन कंसिडरेशन द एयर रेजिस्टेंस तो टाइम सबसे कम लगेगा किसका, आयरन का, उसके बाद टाइम लगेगा किसका, वुड का मतलब लकड़ी का, और उसके बाद टाइम लगेगा वैक्स का। तो ये वाला हो गया डिस्कशन। अब तो और कुछ क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर, तो बस, और जो फॉर्मूला था वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया वर्टिकल मोशन का, तो ये मोशन का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।